नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं महाराष्ट्र के दौरे पर हूं। नागपुर आया था संविधान दिवस पर कार्यक्रम के सिलसिले में, तो मैं वर्धा चला आया और वर्धा से चला आया सेवाग्राम। सेवाग्राम का इतिहास आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस समय मैं बापू की कुटी के सामने खड़ा हूं। इसका क्या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है और क्यों मैं यहां आया हूं, अंदर क्या है, बापू के विचार या केवल बापू से जुड़ी हुई इमारतें, बापू के कपड़े, बापू का चरखा, क्यों यहां आना जरूरी है, कैसे ये बिल्कुल एकांत में बसा हुआ आश्रम भारतीय लोकतंत्र का तीर्थ बना हुआ है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये यहां से ये एंट्री पॉइंट है, कोई टिकट नहीं है, आप मुफ्त में आ सकते हैं और आप आराम से देख सकते हैं। केवल आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा है सेवाग्राम अंदर से और क्यों इतिहास में इसको लेकर बहुत चर्चा होती है। कौन कौन लोग यहां आए, क्या क्या बातें हुई और कैसे आजादी का आंदोलन वर्धा के इस छोटे से गांव से आगे बढ़ा, इन सब पर मैं बात करने वाला हूं बहुत विस्तार से। जैसे ही आप आएंगे सेवाग्राम के अंदर, बाईं तरफ आपको खादी का एक भंडार दिखेगा। आप सब जानते हैं कि गांधी ने कैसे खादी को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा। विदेशी वस्त्रों को जलाने का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और उसको कैसे स्वतंत्रता के साथ अकोमोडेट किया और उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। तो आप जब थोड़ा और आगे आएंगे तो फिर एक किताब की दुकान मिलेगी। यहाँ बापू से जुड़ी हुई किताबें आपको मिलेंगी। आप उनके जीवन के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बापू ने एक पब्लिकेशन की भी स्थापना की थी, नवजीवन प्रकाशन उन्होंने शुरू किया था। हालांकि बाद की सरकारों ने नवजीवन प्रकाशन को चलाना उचित नहीं समझा, उसको बहुत विषम परिस्थितियों में बंद कर दिया गया। हालांकि मेरी तरह के लोगों के लिए बापू से जुड़ी हुई किताबें सस्ते में पढ़ने के लिए नवजीवन प्रकाशन, हम सब नवजीवन प्रकाशन की किताबें पढ़ पढ़ कर बड़े हुए हैं, लेकिन अब नवजीवन की किताबें नहीं मिलती। उसकी जगह प्रकाशकों के महंगी किताबें हैं जिसको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बावजूद इसके इस दुकान का एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गांधी से जुड़ा हुआ लिटरेचर आपको एक जगह पर इफरात में मिल सकता है, आप जो चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से बापू कुटीर का दायरा शुरू होता है कि कैसे, आप सोचिए कि जब आज से करीब करीब 90 साल पहले इस जगह पर बापू आए और उन्होंने इस जगह को ढूंढा, या कहें कि बापू के लिए जमनालाल बजाज, जो उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने इस जगह की खोज की, तब यह जगह बहुत वीरान हुआ करती थी और यहां सिर्फ जंगल हुआ करता था। और यहां आए साबरमती आश्रम छोड़कर, क्यों आए इस पर भी हम बात करेंगे। एक बार फिर से खादी भंडार की दुकान मिलेगी और इसके बाद से आश्रम का इलाका शुरू हो जाता है। और अब हम बापू कुटीर के अंदर आ चुके हैं। ये पूरी दुनिया बापू की दुनिया हुआ करती थी जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और वो साबरमती आश्रम छोड़कर आए थे। ये जो पहली जगह आप देख रहे हैं, ये झोपड़ी नुमा, आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ कैसे बापू रहते होंगे। ये मिट्टी का बना हुआ घर है, अभी भी खपरेल है, और जैसे बापू ने आखिरी बार इस जगह को छोड़ा था उसको वैसे ही प्रिजर्व किया गया है, वैसे ही रखा गया है, ताकि लोग आकर समझ सकें कि वाकई दुनिया में जिसने अहिंसा का संदेश दिया, अगर हमारे पास संसार को दिखाने के लिए कुछ है तो विचार के तौर पर या तो बुद्ध हैं और नहीं तो गांधी हैं और नहीं तो अंबेडकर हैं। तो उस गांधी ने, जिसने संसार को बताया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़ी से बड़ी चीज हासिल की जा सकती है अगर आपकी मांगे वाजिब है तो मैं आपको बताऊं कि ये जगह है। 1930 में दांडी यात्रा हुई, जब गोरी हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगा दिया और बापू ने कहा कि नमक तो मुफ्त में मिलने वाली चीज है, हवा और पानी की तरह, तो इस पर टैक्स देना तो किसी भी तरीके से हमको मंजूर नहीं है। और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर अहमदाबाद तक की यात्रा की। उसको इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी दांडी यात्रा के बाद गांधी के मन में यह चलने लगा था कि अब किसी भी तरीके से हमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। 1931 में असहयोग का आंदोलन शुरू हुआ और 1931 के बाद 1934 में गांधी ने साफ साफ कह दिया
कि मैं साबरमती आश्रम छोड़ रहा हूं और इस आश्रम में वापसी मेरी तब तक नहीं होगी जब तक कि भारत को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता है। ये गांधी की जिद थी, ये गांधी का कन्विक्शन था कि वो 1932-34 में भी देख पा रहे थे 15 साल बाद मिलने वाली आजादी को। वो समझ रहे थे कि आजादी वो अपने जीवन काल में देखेंगे और 1936 में वो इस इलाके में आते हैं। मैं कहूंगा कि आप दिखाएं कि कैसा ये पूरा इलाका है कि 1936 में गांधी यहां आते हैं और ये पूरा इलाका वीरान हुआ करता था। यहां सांप निकलते थे और गांधी चूंकि जीव हत्या के खिलाफ थे तो वो सांपों, उन्होंने निर्देश दिए थे कि उन सांपों को पकड़कर और वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। यहां भयानक गर्मी पड़ती थी, यहां संचार के साधन नहीं थे और जब गांधी यहां रहने के लिए आए तो यहां पोस्ट ऑफिस तक नहीं था। तो बापू की जो डाक है वो वर्धा जाया करती थी, जो यहां से करीब करीब 10 किलोमीटर है, और फिर वहां से गांधी के सचिव महादेव देसाई उनको वहां से यहां मंगवाने का इंतजाम करते थे। लेकिन गोरी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो गांधी से कनेक्शन काट के रहे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, वायसराय ने क्या किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, ये पहली जगह है जहां गांधी रहने आए। अगर थोड़ा दूर से देखेंगे तो ये मिट्टी का घर है, इसमें छोटी सी खिड़कियां हैं, अंदर एक छोटी सी चटाई है जिस पर गांधी सोया करते थे और ये पूरा वैसे का वैसा प्रिजर्व करके रखा गया है। चूंकि ये अंदर जाना अलाउड नहीं है तो हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि मैं अंदर गया हूं तो मैं आपको बाहर से बता सकता हूं कि यहां कौन कौन लोग आया करते थे। आप महसूस कर सकते हैं कि नागपुर से कोई 80 किलोमीटर दूर और यहां तक कि वर्धा से भी 10 किलोमीटर दूर, यहां क्या वाकई भारत की जानी मानी हस्तियां आया करती होंगी। यहां आना और इस गांधी को समझना और सेवाग्राम को समझना इसलिए जरूरी है कि आज जब दिल्ली में बात हो रही है सेंट्रल विस्टा की, आज जब बात हो रही है पार्लियामेंट को नए तरीके से बनाने की, आज जब बात हो रही है बिल्डिंगों के जरिए लोकतंत्र को स्थापित करने की, तो किस तरीके से यहां गांधी को समझना जरूरी है। यह पहली जगह है जहां एक मैसेज लिखा हुआ है कि ईश्वर के नाम पर निर्दोष लोगों पर जुल्म करना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप मैं नहीं जानता। ये मोहनदास करमचंद गांधी का कथन है जो बताते हैं कि किस तरीके से हिंसा, किसी भी तरीके की हिंसा नाजायज है। तो मैं सेवाग्राम में बैठा हुआ हूं और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि गांधी यहाँ जब 1936 में आए तो ये कैसे पूरी जगह जो है वो जंगल की तरह थी और किन परिस्थितियों में उन्होंने साबरमती का आश्रम छोड़ा और उसके बाद आजीवन साबरमती आश्रम कभी गए नहीं। तो ये सेवाग्राम है जहाँ गांधी की कुटी है, बापू कुटी कहते हैं इसको। तो वहाँ हमने दिखाया कि ये जो पहली झोपड़ी आपको दिख रही है, वहाँ गांधी आकर पहली दफ़ा रहे। वहाँ सिर्फ एक चटाई है, गांधी के कुछ बर्तन हैं और कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, मिनिमलिस्टिक लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो गांधी जीते थे और वो वहाँ रहते थे। और वो जो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है आपको, वहाँ कौन नहीं आया। वहाँ राजगोपालाचारी आए, वहाँ एंड्रयूज़ आए, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर आए और स्वतंत्रता आंदोलन की वो तमाम सेनानी जो गांधी के संपर्क में आए और जिनके साथ जुड़कर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, वो सारे लोग दिल्ली से इतनी दूर आते थे केवल गांधी से मिलने के लिए। और मुझे हैरानी हुई ये जानकर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सेवाग्राम आकर बापू से मिले थे, गांधी से मिले थे और दोनों के विचारों का आदान प्रदान हुआ था। ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट के साथ न मेरी सहमति हो सकती है, न किसी भी सोच समझ लोकतांत्रिक चेतना के व्यक्ति की सहमति हो सकती है, लेकिन पूना पैक्ट 1934 या 32 में होता है और उसके बाद जो है गांधी यहाँ आते हैं और यहाँ अपना पूरा आश्रम बनाते हैं। तो ये बापू की पहली कुटी है। वो जो देख रहे हैं वो बा कुटी है। वो कस्तूरबा वहाँ रहती थी और अपने जीवन के अंतिम दिन वहाँ गुजारे और बा के कपड़े वहाँ पर रखे हुए हैं, उनके सामान रखे हुए हैं, उनकी चादरें रखी हुई हैं और उसी के साथ जुड़ा हुआ है स्नानागार, जिसमें बहुत केवल गांधी और बा के लिए वो अलग से बनाया गया था। बाकी के सब लोग सार्वजनिक
शौचालय का इस्तेमाल करते थे, स्नानागार का इस्तेमाल करते थे आश्रम में आने वाले। इसके बाद जो है वो जो उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे ठीक पीछे ये बापू कुटी है, यहीं बापू रहते थे। और आपको हैरानी होगी कि राजकुमारी अमृत कौर जो थीं वो बापू के स्टेनो की तरह काम करती थी। राजकुमारी अमृत कौर, अगर मैं सीधे तौर पर आपको समझाऊं तो दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एम्स, उसकी जो पूरी ज़मीन है वो राजकुमारी अमृत कौर ने नेहरू को उपहार में दी थी अस्पताल बनाने के लिए। तो वो राजकुमारी अमृत कौर इतनी दूर आकर यहाँ पर ज़मीन पर सोती थी, बापू की चिट्ठियाँ टाइप करती थी, उनके जवाब दिया करती थी, उनके डाक पढ़ा करती थी, उनकी जो पत्रिकाएं आती थीं उसको पढ़कर सुनाती थी और फिर उसके हिसाब से बापू के दिन भर का लेखा जोखा तैयार करती थी। एक और ज़रूरी बात, यहाँ ये जो बापू कुटी है उसमें केवल एक आदमी के सोने के बराबर जो है पक्का किया हुआ है, मतलब सीमेंट से बना हुआ। इस पूरे बापू कुटी में या सेवाग्राम में कोई भी चीज़ सीमेंटेड नहीं है, सारी चीज़ मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की ही दीवार है, फर्श भी मिट्टी और छत भी मिट्टी से बने हुए खपरे का, तो खपरैल जिसको कहते हैं। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो खपरैल को जो है ऐसे ढालवा बनाया गया है, आप देख सकते होंगे मेरे पीछे। तो राजकुमारी अमृत कौर को चूँकि धूल से एलर्जी थी तो इसलिए केवल उनके सोने भर के लिए बापू ने इजाज़त दी थी कि उनके सोने के लिए जो है वो एक सीमेंट का प्लास्टर करके, और ज़मीन पर ही, लेकिन वही उनके लिए चारपाई खाट का इंतज़ाम नहीं था, ज़मीन पर ही फर्श बना दिया गया था सीमेंट से और उसी पर चादर बिछाकर राजकुमारी अमृत कौर सोती थी। इसी में महादेव देसाई बैठते थे जो बापू के सचिव थे और जिनके लिखे हुए को हम बापू की ऑथेंटिक जीवनी मानते हैं, तो वो यहाँ बैठते थे। और इसके पीछे बापू का दफ्तर है, इससे ठीक लगा हुआ, वहाँ वो लोगों से मिला जुला करते थे, आम लोगों से या नेताओं से। और आपको बताएं कि जब बापू यहाँ आए तब हमने शुरू में बताया था आपको कि यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था, यहाँ सड़कें नहीं थीं, पूरी तरीके से जंगल था, बियाबान था और डाक की भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो बापू के संपर्क में न रहे। तो लॉर्ड लिथलिंगो वाइसराय हुए थे भारत के, उन्होंने बापू के लिए वहाँ पर उनके दफ्तर में एक हॉटलाइन की व्यवस्था की। हॉटलाइन आज की तारीख में भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, लेकिन 1936 में हॉटलाइन लगवाया लॉर्ड लिथलिंगो ने, और इसलिए कि गोरी हुकूमत बापू के सीधे संपर्क में रह सके। भारत के आंदोलन के बारे में क्या चल रहा है, अगर उनको कुछ पूछना है या आधिकारिक वर्जन कुछ चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का, तो वो सीधे बापू से बात कर सके। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने बापू के लिए एक हॉटलाइन की व्यवस्था की थी उस दफ्तर में। बापू कुटी से पीछे बापू का दफ्तर है जहाँ वो लोगों से मिलते थे। इस तरफ एक बार फिर से अगर वहाँ देखें जहाँ लिखा हुआ है पागल दौड़, वहाँ पागल दौड़ जहाँ लिखा हुआ है वो आखिरी जगह है जहाँ बापू रहे इस आश्रम को छोड़ने से पहले। 1946 तक बापू बीमार रहने लगे थे। जमनालाल बजाज ने उसको बनवाया था अपने रहने के लिए, लेकिन बीमारी की वजह से परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जमनालाल बजाज ने कहा कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। डॉक्टरों की भी सलाह थी कि उसी घर में आप रहें। तो बापू इस कुटिया को छोड़कर उस कुटिया में है, वो भी कुटिया ही, लेकिन वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ उनके वज़न लेने की मशीन रखी हुई है, वहाँ उनके पानी गर्म करने का, उनके मालिश का क्या बंदोबस्त था, ये सब वहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन एक चीज़ जो खटकती है वो ये खटकती है कि जब बापू ने 1946 में ये कुटी छोड़ी और इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और बापू नोआखाली गए, और उसके बाद 1 साल के बाद बापू की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के ज़रिए। भारतीय इतिहास का या कहें स्वतंत्र भारतीय इतिहास का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे। वीर सावरकर से जोड़ा जाता है नाथूराम गोडसे को। वीर सावरकर जब मैं कह रहा हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वीर सावरकर कह रहा हूँ, तो वीडी सावरकर से जोड़कर नाथूराम गोडसे को देखा जाता है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है बाहर, वो ये लिखा हुआ है कि एक सिरफिरे ने
एक अज्ञानी ने बापू की हत्या कर दी। यहाँ नाथूराम गोडसे का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। ये नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये खटकता है। और क्या इसके पीछे कोई वैचारिकी है? लेकिन जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ और यहाँ आकर आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब हमको समझाया जा रहा है कि सबसे ऊंची मूर्ति से राष्ट्रवाद तय होगा, जब हमको बताया जा रहा है कि इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा के लिए सब कुछ तहस नहस करके नए सिरे से नई इमारतें बनाई जाएंगी, तब कोई नेता बड़ा दिखेगा। संसद की नई बिल्डिंग बनेगी, तब कोई नेता बड़ा दिखेगा। तब ये जगह बताती है कि नहीं, मिट्टी के बने हुए झोपड़े में रहकर भी कोई नेता दुनिया का शिखर नेता हो सकता है, कोई शांति का मसीहा हो सकता है। उसने दुनिया को एक नया विचार दिया और सत्य अहिंसा का रास्ता दिया। तो हमको सोचने की ज़रूरत है कि बड़े घरों में लोकतंत्र नहीं जीवित रह सकता है, ये अनिवार्य शर्त नहीं है। ऊंचे मकानों में, ऊंची इमारतों में चमचमाती सड़कें, ये सब लोकतंत्र के परिचायक नहीं है। क्योंकि इसी में कहीं एक दीवार पर लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ रहा था, गांधी ने कहा था कि आप देखिए कि दुनिया भर की चीज़ों, वो जो पागल दौड़ लिखा हुआ है वहीं पर ये इस बात का जिक्र है कि दुनिया में तमाम चीज़ों के आविष्कार हो जाने के बावजूद नई नई चीज़ें आ गई हैं। और जब गांधी ने ये कहा था तब से लेकर आज तक तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, कंप्यूटर क्रांति हो गई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो गांधी कहते हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया भर की वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद आदमी का जो नैतिक उत्थान है वो रत्ती भर भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक आविष्कार अनिवार्य तौर पर हमको बेहतर मनुष्य नहीं बनाते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार या हम कहें कि जो सुख सुविधा के नए नए साजो सामान हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हो या उससे मनुष्य बेहतर बनता हो। मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए तो विचारों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम विचारों की बात करते हैं तो हमको निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करना पड़ेगा, हमको बुद्ध के विचारों के बारे में बात करना पड़ेगा और हमको गांधी पर भी लौट कर आना पड़ेगा बार बार। क्योंकि दुनिया में जब भी भारत का जिक्र होता है और भारत के महापुरुषों का जिक्र होता है तो केवल 3 नाम हमारे सामने आते हैं: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी बापू हमारे, और गौतम बुद्ध सबसे ऊपर। तो लेकिन इसलिए मैं यहाँ आया और ये समझने के लिए आया कि पीछे इस तरफ जो है ये गांधी से जो मिलने जुलने वाले लोग आते थे, वो लोग रहते थे, उनके लिए ये जगह बनाई गई थी। हालांकि अब इसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदल दिया गया है, थोड़े से इसमें सुधार किए गए हैं और ये कुटिया की तरह नीचे से नहीं लगता, क्योंकि ये मिट्टी का नहीं बचा है। इधर एक पुराना स्ट्रक्चर बचा हुआ है जहाँ इस आश्रम में काम करने वाले लोग रहते थे। और ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर रोज़ शाम को 6 बजे प्रार्थना हुआ करती थी। अनिवार्य तौर पर बापू की प्रार्थना हुआ करती थी। तो सेवाग्राम में आया और मैंने बहुत करीब से समझा और मैंने महसूस किया कि 1936 में यहाँ आने के बारे में सोचना भी, और उस साधारण आदमी के लिए भी सोचना कितना मुश्किल रहा होगा, और गांधी का कितना बड़ा कन्विक्शन रहा होगा, कितनी बड़ी उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने यहाँ न सिर्फ आने के बारे में सोचा, बल्कि उन्होंने सेवाग्राम को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। सारे नेताओं को बात करने के लिए दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल से, पटना से, जालंधर से, बंगाल से, कराची से, लाहौर से मिलने के लिए गांधी से सेवाग्राम आना पड़ता था। ये कितनी बड़ी बात है कि जब आज छोटे छोटे नेता भी, पार्षद स्तर के नेता भी दिल्ली में रहना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से बस दिल्ली पहुंच जाना चाहते हैं, तब बापू ने सेवाग्राम को अपना ठिकाना बनाया और बताया कि बड़े आंदोलनों के लिए बड़े दिल की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी सोच की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी समझ की ज़रूरत पड़ती है, उदारता की ज़रूरत पड़ती है, सहिष्णुता की ज़रूरत पड़ती है। आदमी और आदमी में बराबरी, भाईचारे, इन सब मूल्यों में विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि दलित उद्धार को लेकर गांधी के विचारों से मेरी मतभिन्नता है, लेकिन बावजूद इसके कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गांधी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और कम से कम अहिंसा का पाठ जो उन्होंने दुनिया को दिया है, उस पाठ से कोई मुकर नहीं सकता। आज अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि
आने वाले लोगों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस का ऐसा कोई आदमी इस धरती पर कभी आया भी था। वो बात यहाँ आकर सच मालूम होती दिखाई देती है कि क्या वाकई गांधी जैसा बड़ा नेता, बड़ा विश्व नेता, वाकई में जो विश्व नेता था, वो यहाँ आकर इस जंगल में ऐसे झोपड़े बनाकर रह। और एक आखिरी बात जो मैं जोड़ना चाहता था कि गांधी जब यहाँ आए, मनरेगा की हम बात करते हैं ना, तो मनरेगा की जो सबसे बेसिक चीज़ थी कि सारा श्रम हाथ से होगा। महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी स्कीम है, उसका नाम मनरेगा क्यों रखा गया? क्योंकि गांधी जब यहाँ आए तो उन्होंने ये शर्त रखी कि यहाँ जो भी चीज़ें बनेंगी वो मिट्टी की होंगी, यहीं के उत्पाद होंगे, जो चीज़ें यहाँ के लोग बना सकते हैं हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए कुटी बनी, इसीलिए खपरेल बने, और सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, कलाकारी सब यहाँ। और उन्होंने शर्त रखी थी कि पूरी लागत जो है आश्रम की वो ₹100 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो गांधी फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। जो मिनिमलिस्टिक लाइफ हम कहते हैं, वाकई वो क्या होता है वो यहाँ आकर आपको पता चलेगा। जब गांधी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि पूरे आश्रम की लागत जो है वो ₹100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें यहीं की होनी चाहिए। सारे जो उत्पाद यहाँ लगे हुए हैं, जो जिन चीज़ों से आश्रम बना है, वो सब यहीं के लोग बनाते हों, ये उनकी पूर्व शर्त थी। एक और ज़रूरी बात कि गांधी जब यहाँ आए तो उनकी उम्र 67 साल थी। मतलब 67 साल की उम्र में एक आदमी साबरमती का आश्रम छोड़ के एकदम से नई जगह पर जंगल में आता है और इसको अपना ठिकाना बनाता है। ये पूरे तरीके से जो कुटियाँ हैं वो उन कुटियों में वो रहना चुनता है, और अपने जीवन के अंतिम समय तक, जब तक कि वो देश आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ता है, तब तक वो यहीं रहते हैं। 1946 तक, हमने जैसा कि आपको बताया, 1946 तक वो उसी जगह में रहे, और उसके बाद जब यहाँ से गए और गांधी की हत्या होती है आज़ादी के लगभग हम कहें कि 6 महीने के बाद। तो यहाँ आना इसलिए भी ज़रूरी है और समझना इसलिए ज़रूरी है कि गांधीवाद क्या है यहाँ आपको नज़र आएगा, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आएगा कि गांधी क्या है। एक विचार के तौर पर गांधी क्या कोई इंसान था? नहीं, गांधी एक विचार का नाम है, और वो कहते भी थे कि तुम मनुष्य को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो। तो गांधीवाद एक ऐसा विचार है, उस पर इसलिए इस समय सोचने की ज़रूरत है, और यहाँ आने का रेलेवेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि आज के दौर में कहा जा रहा है कि पढ़ने लिखने वाले लोग कलम वाले नक्सली जैसे शब्द उछाले जा रहे हैं। जब कहा जाता है कि कपड़ों से लोगों की पहचान हो जाती है, देश के नेताओं की ज़ुबान से घृणा टपक रही है इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, तब गांधी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। गांधी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ज़रूरी हो जाता है गांधीवाद के बारे में जानना, क्योंकि गांधीवाद के रास्ते पर ही चलकर हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकते हैं जहां हम वाकई एक उस लोकतंत्र की तरफ बढ़ें जिसके बारे में ग्राम स्वराज की अवधारणा देते हैं गांधी। और जब वो कह देते हैं संसद को बांझ, क्या आज किसी की हिम्मत है जो संसद को बांझ और वेश्या कह दे? हालांकि वेश्या कहना एक निहायत स्त्री विरोधी शब्द है, लेकिन जिन संदर्भों में गांधी ने उसकी बात की थी कि अगर जो संसद लोगों की सुनना बंद कर दे, जो लोगों को कुचलना शुरू कर दे, वैसी संसद को मैं बांझ कहूँगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हालांकि बहुत नकारात्मक हो गया है स्त्रीवाद के विकास के साथ, लेकिन बावजूद इसके हमको सोचना पड़ेगा कि जब महंगाई बढ़ती है तब इस देश के नेता हंसते हैं, जब लोग सड़कों पर खड़े होकर नोट निकालने के लिए नोटबंदी के दौरान मरते हैं तब इस देश के नेता हंसते हैं, जब बेटियों की शादियां नहीं हो पाती हैं तो इस देश के नेता हंसते हैं, जब नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता तो इस देश के नेता हंसते हैं। इन सारे अट्टहासों के पीछे छुपी है गांधी की हत्या, इन सारे अट्टहासों के पीछे छुपी है वो नीयत जो इस देश को गांधी के सपनों का देश नहीं बनने देना चाहते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये जो सेवाग्राम का पूरा विस्तार है, मैं कहूँगा कि एक बार फिर से दिखाएं चारों तरफ से घुमाकर कि कैसा ये दिखता है। आप
गांधी को पढ़ें, गांधीवाद को समझें, गांधीवाद से जुड़ें और मानें कि गांधी ने जो हमको दिया है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया में एक अनूठी चीज़ है। हमारे पास गांधी, बुद्ध और अंबेडकर के अलावा कहने को कुछ भी नहीं है। तो सेवाग्राम वर्धा से आर्टिकल 19 इंडिया पर हम यहीं ये सफ़र ख़त्म करते हैं। यात्रा पर हम आगे बढ़ेंगे, शायद मैं कहीं और जाऊं और वहां आपसे जुड़ूं और नई जगह के बारे में आपको बताऊं। तो आर्टिकल 19 इंडिया को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि आप अगर हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियोज़ को साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।